हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। आज हम समझेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम दो लॉ स्टडी करेंगे, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये करने से पहले हम समझ लेते हैं, हम थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर स्केलर, जैसे मान लो मैंने बोला कि जैसे डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे मान लो एक पर्सन 5 मीटर चला, एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया 5 मीटर। तो इसमें वो 5 मीटर किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। बस मैंने इतना बताया कि वो 5 मीटर चला है, अब किस डायरेक्शन में चला ये नहीं पता हमें। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, इसका डायरेक्शन नहीं पता। तो ये क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो ये डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? अगर मैंने बोल दिया 5 मीटर चलना है और किस डायरेक्शन में? नॉर्थ की डायरेक्शन में। अब इसमें मैंने डिस्टेंस के साथ पहले डिस्टेंस भी बताया और उसके साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी कि चलना है तो सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन में ही चलना है। तो फिर वो क्या होगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी अगर जाएगा तो वो हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे गया, तो जो ये एग्जैक्ट पाथ होता है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हमें मेन डायरेक्शन के ऊपर ही फोकस करना होता है, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में चल सकते हैं ए से बी जाने के लिए। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो सबसे छोटा पाथ होगा वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। इसमें डायरेक्शन भी मैटर करेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन को छोड़ के हम किसी और डायरेक्शन में जाते हैं तो हम शॉर्टेस्ट पाथ कवर नहीं कर सकते, हम फिर हमारा वो पाथ थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि स्पीड हमारे पास स्केलर है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है। और स्पीड स्केलर क्यों है, वेलोसिटी वेक्टर क्यों है? कैसे? जैसे मान लो कोई पर्सन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो अभी मैंने बताया कि उसकी स्पीड कितनी है। स्पीड मतलब क्वांटिटी, कितनी स्पीड है उसकी, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। तो वो उसकी स्पीड दी हुई है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि उसकी स्पीड है कितनी, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है सिर्फ। और वेलोसिटी में अगर मैंने बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना है और नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना है, तो इसमें हमने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना है और नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना है, तो इसके पास क्या आ गया? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे मान लो कि हमारे पास 5 किलो शुगर है। 5 किलो शुगर के पास कोई डायरेक्शन होती है? नहीं हो सकती। तो इसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। और जैसे मान लो हमारे पास है फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है और कितनी लग रही है मतलब मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में लग रही है वो हमारा डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें फोर्स हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ये ए है और ये बी, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है। और इसको हम हमेशा लिखते हैं वेक्टर ए बी। और अगर हम इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए से बी तक ये एरो, ऐसा एरो बनाएंगे। ये जो लेंथ बताएगी ये लेंथ बताएगी मैग्नीट्यूड को, और जो ये एरो बताएगा ये बताएगा इसकी डायरेक्शन को। तो यहाँ से या तो हम इसको जैसे ये इसकी टेल होगी और ये इसकी हेड। या तो हम इसको सिंपल वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? अगर हमें कहीं पे लिखा हुआ वेक्टर ए, तो हमें ये पता लग जाना चाहिए कि ये वेक्टर ए बी की बात कर रहे हैं। या तो हम इसको ऐसे लिख दें वेक्टर ए बी, या तो सीधा हम इसको लिख दें वेक्टर ए। अगर और यहाँ पे जो ये लेंथ है ये रिप्रेजेंट करेगी इसके मैग्नीट्यूड को, कितनी लेंथ है इसकी। जैसे मान लो इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ कितनी है? 5 यूनिट।
तो इसके पास मैग्नीट्यूड कितना 5 यूनिट और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो अभी इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अगर हमने जैसे ये लिखा हुआ है वेक्टर ए बी, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन इस तरफ और मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ कितनी है। और अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, हम इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मोड लगाना है। अब इसके पास डायरेक्शन ख़त्म, अब इसके पास डायरेक्शन नहीं रहा, अब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये हमारी अब स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। अगर कहीं पे भी हमें ऐसा लिखा मिलेगा वेक्टर ए बी, तो ये हमारे पास इसके पास वेक्टर, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये हमारे पास, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर हमें जैसे आर दिया हुआ है वेक्टर, तो इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अगर हमें ऐसा दिया हुआ है वेक्टर आर का मोड, तो इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। जैसे हमें वेक्टर ए दिया हुआ है, इसके पास वेक्टर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है इसका मोड, तो ओनली मैग्नीट्यूड। और अगर हमारे पास इस मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली ए। तो हम जो अभी डेरिवेशन करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, उसमें हम सिर्फ ये लिखेंगे ए बी। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे अकेला आर लिखेंगे तो इसका मतलब हमने उसका मोड कर दिया हुआ है, या फिर हम इसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने से पहले हम देखते हैं कि इसका यूज़ होगा कहाँ। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक नदी ऐसे बह रही है, नदी का फ्लो इस तरफ है और नदी की वेलोसिटी जो है वो है v1, इसकी वेलोसिटी v1 है। और यहाँ से इस जगह से एक बोट यहाँ इस तरफ जा रही है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रही है और इसकी वेलोसिटी है v2। इसकी वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी v1, बोट की वेलोसिटी v2। और ये बोट इस तरफ मूव कर रही है और पानी इस तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे मान लो ये, अगर ये पानी की वेलोसिटी v1 ना होती, पानी ऐसे स्टेबल होता, तो इसकी ये अपनी वेलोसिटी से यहाँ पे जाता और दूसरे किनारे पे पहुँच जाता। लेकिन अगर हम बोट को बंद कर, जैसे इसकी बोट की मोटर को बंद कर दें, तो ये पानी की वेलोसिटी के साथ, अभी इस पानी की वेलोसिटी के साथ ये इस तरफ जाता, अगर ये इसकी मोटर ना चल रही होती। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है कि पानी भी चल रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, और मोटर, इस बोट की मोटर भी चल रही है इस तरफ। तो इसका मतलब है दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। तो अब बोट क्या करेगी, या इधर जाएगी कि इधर जाएगी। अब बोट ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो इसके रिजल्टेंट में जाएगी। रिजल्टेंट में ये वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v2 और ये वेलोसिटी v1। ये वेक्टर में, इस पर वेक्टर का साइन लगाएंगे क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, और इसके ऊपर भी। तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं, यहाँ से मतलब इसके बराबर का पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसके बराबर का पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम डायगोनल खींच देंगे। तो ये जो v होगा, यही इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट। अब क्या होगा कि जो बोट है वो ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो यहाँ पे इसके रिजल्टेंट की तरफ जाएगी। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसको बोलेंगे हम रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो वेक्टर है वो सिर्फ वेलोसिटी में होगी, हो सकता है हमारे पास एक फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है इस तरफ, उसको हम वेक्टर f1 लिख रहे हैं, और एक फोर्स लग रही है इस तरफ, उसको हम वेक्टर f2 लिख रहे हैं। तो हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, यहाँ से हम पैरेललोग्राम बनाएंगे यहाँ से, तो ये इसको डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, और जो ये होगा वेक्टर f, यही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स को हम लिखेंगे वेक्टर f इक्वल टू वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2। अभी ये इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, अभी हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है इन दोनों की वजह से। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेलोसिटी के लिए होगा, वेलोसिटी के लिए, फोर्स के लिए, ऐसे मतलब जितनी भी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर होती है,
तो उनमें हमारे पास अगर 2 कंपोनेंट है तो उसको हम जो हमारा ये वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट कंपोनेंट। अब इसको हम समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये हमारे पास वेक्टर बी। अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के, हम वेक्टर के पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते। मतलब अगर हमें वेक्टर ऐसे दिया हुआ है तो हम इसको कहीं पे भी लेके जाएंगे तो ऐसे ही लेके जाएंगे। मतलब इसकी पोजीशन ऐसे नहीं हो सकती या ऐसे नहीं हो सकती, जैसे रखे, ये वेक्टर जैसे रखा हुआ है इसकी पोजीशन ऐसे ही रहनी चाहिए, बस इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ऐसे दिया हुआ है वेक्टर ए, तो हम इसको उठा के इसकी मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते। तो डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए और इसका साइज मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके ये जो टेल है, इन दोनों टेल को ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसके पास इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऐसे के ऐसे ही रहेगी। अब जैसे हमारे पास जो डेफिनेशन दी थी, इफ़ 2 वेक्टर्स, हमारे पास 2 वेक्टर थे, कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बाय द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, हमने क्या किया, इसकी टिप्स दोनों के टेल को जोड़ दिया, और जैसे ये हमारे पास वेक्टर ए है तो इसके पैरेलल यहाँ से ये ड्रॉ किया, और जैसे वेक्टर ये बी है तो इसको हमने पैरेललोग्राम ऐसे बना दिया। तो ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी पैरेललोग्राम की, ये हमारे पास पूरा पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट साइड में साथ साथ वाली साइड, तो ये और ये दोनों एडजेसेंट साइड है। इसमें हमें क्या दिया, इफ़ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, मतलब ये कॉमन पॉइंट से हमने 2 पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड ड्रॉ कर दी। देन देयर रिजल्टेंट इज कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल में जो ये वेक्टर बनेगा, ये जिस पॉइंट से हमने इन दोनों को जोड़ा था उसी पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है और उसके दूसरे वाले पॉइंट तक लेके जाना है। तो जो ये वेक्टर होगा, ये इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा। तो डेफिनेशन में यही बोला था कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, दोनों को हमने पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बना दी और दोनों रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को, तो हमारे पास जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायगोनल होगी किसकी, पैरेललोग्राम की, और इस रिजल्टेंट के पास भी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट हो गया, क्या हो गया, वेक्टर आर, इसको हम लिखते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अभी इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि इसके पास हमने यहाँ पे मोड नहीं लगाया। अगर हम मोड लगा देंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाएगा। तो अभी जैसे वेक्टर ए के पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड था, वेक्टर बी के पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड था, वैसे वेक्टर आर के पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। अब अगर जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, अगर हमने डायरेक्शन को हटाना हो या फिर हम देख लें कि जैसे हमारे पास वेक्टर आर है, ये तो हमारे पास वेक्टर है, अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो कि कितना रिजल्टेंट आ रहा है, वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ से एक डेरिवेशन करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं ओ पी क्यू एस, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था और ये वेक्टर ए, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच में जो एंगल है वो है एंगल बीटा, और इस पूरे के बीच में जो एंगल है वो है कितना, थीटा। अगर इसके साथ थीटा है तो यहाँ पे भी तो थीटा होगा, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होता है। तो मतलब अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया, ये वाला, इस पे हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस मतलब ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब एस एन प्लस बेस मतलब ये ओ एन,
ये ओ एन का स्क्वायर, यहाँ से ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू एस एन। अब यहाँ हमारे पास एस एन क्या था, एस एन को हम ऐसे लिख देते हैं, एस एन का स्क्वायर, और यहाँ पे ओ एन, ओ एन क्या होगा, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हमें एस एन भी नहीं पता ये वाली वैल्यू, और हमें ये पी एन भी नहीं पता, तो पहले हम इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं। ये जो हमें नहीं पता, एस एन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। पहले हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा लगाएंगे तो ये क्या आएगा, इस पे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है एस एन, और हाइपोटेन्यूज कितना है, अगर ये बी था तो इसके सामने वाला ये भी बी होगा, वेक्टर बी, तो ये हो गया बी। यहाँ पे हम इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें एस एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी साइन थीटा, तो मतलब एस एन तो हमें मिल गया। अब हमें ओ पी भी पता है और पी एन नहीं पता, तो हमें बेस चाहिए, हम कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, पी एन, हाइपोटेन्यूज मतलब बी, तो यहाँ से आ गया पी एन की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा, ये आ गया। तो यहाँ पे हम ये भी पता लग गया हमें, ये भी पता, ये तो हमें पता था, ये पता लग गया। यहाँ ओ एस क्या था, ओ एस हमारे पास आर, तो ये आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स सिर्फ कि ये इसकी लेंथ कितनी है वो फाइंड कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लेंथ कितनी है, अगर फोर्स होगी तो कितनी फोर्स है, अगर वेलोसिटी होगी तो कितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एस एन कितना है यहाँ पे, एस एन हमने अभी फाइंड किया बी साइन थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे ओ पी मीन्स ए, यहाँ पे पी एन हमारे पास था बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2a और ये पूरा b। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा बी, इसके साथ बी स्क्वायर, इसके साथ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर, और ये होगा 2ab कॉस थीटा। ये तो हमारे पास 1 हो गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। हमारे पास जो वैल्यू आ गई आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से स्क्वायर को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट आया, ये हमारे पास एक वेक्टर था, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर था, हमने पैरेललोग्राम बनाया और इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, ये आर। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की। अब इसकी जो डायरेक्शन थी, इसकी डायरेक्शन वेक्टर ए से, इसकी डायरेक्शन कितनी थी हमें वो फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम वही फॉर्मूला tan का फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या था थीटा। अगर हम बीटा फाइंड कर ले तो हमें डायरेक्शन पता लग जाएगी कि यहाँ आर की डायरेक्शन इस वेक्टर ए से कितनी है, एंगल कितना बना रहा है इसके वेक्टर आर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं tan बीटा। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे जैसे ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमें बीटा पता चल जाए तो वेक्टर आर की डायरेक्शन पता चल जाएगी कि मतलब कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ से हम tan बीटा लगाएंगे, tan बीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एस एन ओवर बेस ओ एन, एस एन अपॉन ओ एन, एस एन अपॉन ओ एन।
और यहाँ पे एस एन की वैल्यू हम ओ एन हमारा यहाँ क्या पे है, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन। यहाँ पे एस एन की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, एस एन कितना था, बी साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे बी साइन थीटा। और यहाँ पे ओ पी, ओ पी हमारे पास कितना था, ओ पी हमारे पास ए था, और पी एन कितना था, पी एन था हमारे पास बी कॉस थीटा। तो ये आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास टेन बीटा की वैल्यू आ गई ये। और उसके बाद अगर हमें बीटा फाइंड करना है तो ये टेन इधर जाके टेन इनवर्स, और ये हो गया बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें एंगल फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से अगर हम बीटा फाइंड कर ले तो हमें पता लग जाएगा कि इसके डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे हमने ये एग्जांपल ली थी कि ये जो बोट है, पहले अगर पानी इधर जा रहा था, बोट इधर जा रही थी, अब बोट इधर जाएगी रिजल्टेंट की तरफ। अब अगर हमें एक्चुअल डायरेक्शन पता करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बीटा फाइंड करेंगे, और बीटा फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बोट इस तरफ जा रही है, इस तरफ किस तरफ जा रही है। जितना एंगल होगा फिर वहाँ से हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वही उसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, टोटल ये कितनी दूर तक गई। दूसरा हमें ये पता लग गया कि ये किस डायरेक्शन में गई। तो इसका मतलब जो एप्लीकेशन है वो हमने यहाँ से समझ लिया। अब इसके बाद समझते हैं हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम समझते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मान लो हमें एक वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर दिया है वेक्टर बी, तो हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हम जैसे हमने पैरेललोग्राम में किया था वैसे हम क्या करें, उसमें हमने क्या किया था, टेल को टेल से ज्वाइन कर दिया था। लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा वेक्टर इसको ऐसे ही लाके यहाँ पे रख दिया वेक्टर ए, और अब इसके हेड के साथ ये दूसरे वाले की टेल ऐसे ज्वाइन करेंगे ऑर्डर में। ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी। अब जो रिजल्टेंट होगा वो इसके ऑपोजिट, मतलब जैसे हमने वेक्टर ए इधर वेक्टर बी इधर, तो वेक्टर सी जो रिजल्टेंट इस तरफ नहीं होगा, इसका एरो इससे उल्टा होगा इस तरफ, ये होगा इसका रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, ये होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जैसे हमने वो पिछली एग्जांपल ली थी ये वाली, तो इसमें हमारे पास एक वेक्टर बी वी1 था, दूसरा वेक्टर वी2 था। तो अगर हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना था तो हम क्या करते, यहाँ पे वेक्टर वी1, उसके बाद सेकंड वाला वेक्टर लाते, यहाँ पे वेक्टर वी2, ये हमने इसके हेड से इसकी टेल ज्वाइन की। अब जो रिजल्टेंट होगा इसके ऑपोजिट इधर से, ये होगा वेक्टर, ये वेलोसिटी रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें भी हम वेक्टर वी फाइंड करेंगे, तो वेक्टर वी1 प्लस वेक्टर वी2। तो हम पैरेललोग्राम से भी जो फाइंड कर रहे थे तब भी हमारे पास यही आ रहा था, और जब हमने इससे फाइंड किया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से तब भी हमें यही मिला। तो इसी केस को हम इसमें समझते हैं। अब हमने जो किया, हमारे पास दो वेक्टर थे, हमने उसको एक मतलब ऑर्डर में लगा दिया, उसके बाद रिजल्टेंट होगा ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये जो हमारे पास वेक्टर था इसके पास डायरेक्शन भी थी और मैग्नीट्यूड भी था। डायरेक्शन मतलब इस तरफ, और मैग्नीट्यूड मीन्स ये इसकी लेंथ कितनी है। जैसे अगर मान लो ये 5 यूनिट की हो सकती थी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, और 1 यूनिट किसी भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर सकता है। मान लो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 सेंटीमीटर को, तो ये 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर, 2 यूनिट 20, 30, 40, 50, ये टोटल 50 सेंटीमीटर की होगी। और यहाँ पे सेम इसको भी। तो जब हम ये हमारे पास इसके पास डायरेक्शन भी था, मैग्नीट्यूड भी था, इसके पास भी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड भी है। और जब हम इन दो इसका मतलब ऐसे ऑर्डर में लगाएंगे और इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो ये जो आर होगा इसका भी डायरेक्शन, इसकी भी डायरेक्शन होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ये अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम आर फाइंड करेंगे जैसे हमने पहले फाइंड किया, और डायरेक्शन तो इसकी इस तरफ है। और इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एंगल बना रहा है इस ए से इस तरफ, तो हम बीटा फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ से अगर हम बीटा फाइंड कर लेते तो हमें डायरेक्शन पता चल जाती है कि शिप किस तरफ जा रहा है, बोट किस तरफ जा रही थी, वही चीज़ इसमें। तो अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम बीटा फाइंड करेंगे। अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आर फाइंड करेंगे। आर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए बी कॉस थीटा। अब इसको डिराइव करते हैं यहाँ पे। यहाँ से डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो वेक्टर हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन भी है, इसकी भी डायरेक्शन है। यही लिखा है, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल की एक साइड, ट्रायंगल की दूसरी साइड। टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मीन्स पहले ऑर्डर में, ये पहले एरो इस तरफ, उसके बाद इसके हेड के साथ इसका टेल लगा दिया। टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और जो इसका रिजल्टेंट होगा, इसके पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर मीन्स अगर इसकी डायरेक्शन ये ऑर्डर में था ऐसे ए बी, तो हम इसको इधर नहीं, एरो इधर नहीं लगाएंगे, इधर इसके उल्टा। तो ये डेफिनेशन ये थी। अब यहाँ से हम पहले अब फाइंड करते हैं बीटा और इसका मैग्नीट्यूड। तो जैसे हमने उसमें किया था वैसे हम इसको डिराइव करेंगे। अब इसमें भी जैसे हमने उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसमें भी हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया थीटा और इसको हमने मान लिया बीटा। अब इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे ओ क्यू तो हमें पता है आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है क्यू एन, इसका स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास ओ पी तो हमारे पास पता है और पी एन नहीं पता, तो हमें पी एन और ये फाइंड करने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा लगा देते हैं जैसे पिछले में किया था। तो साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा से हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा में परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है तो मतलब हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। कोस थीटा से हमें क्या मिलेगा, कोस थीटा में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें बेस मिल जाएगा। तो साइन थीटा से परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ये हो गया परपेंडिकुलर क्यू एन अपॉन हाइपोटेनियस बी, तो ये उधर चल गया। तो क्यू एन की वैल्यू कितनी आ गई, बी साइन थीटा। अब यहाँ से हमें ये क्यू एन मिल चुका है, अब हमें चाहिए पी एन। तो पी एन बेस है तो हम कोस थीटा लगा देते हैं। कोस थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बेस पी एन अपॉन हाइपोटेनस बी। तो यहाँ से हमें पी एन की वैल्यू मिल जाएगी बी कॉस थीटा और इसको हम पुट कर देते हैं इसमें। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एन की वैल्यू कितनी थी, बी साइन थीटा, तो ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ओ पी कितना था हमारे पास, ओ पी हमारे पास ए प्लस पी एन हमारे पास है बी कॉस थीटा। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया आर स्क्वायर, ये हमारे पास दोनों में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉमन। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर और ये हमें मिल गया बी स्क्वायर, ये वैल्यू 1 और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट हो गया और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से ये रिजल्टेंट आ गया। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें मिल गई यहाँ से। और अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन भी सेम, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना क्यू एन, बेस कितना है ओ पी प्लस पी एन। क्यू एन कितना था बी साइन थीटा अपॉन ओ पी प्लस पी एन। ओ पी कितना ए प्लस पी एन कितना है, पी एन हमने फाइंड किया था बी कॉस थीटा। तो tan बीटा की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ से हम बीटा फाइंड करेंगे तो ये उधर जाके tan इनवर्स
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमें एंगल मिल गया। अब हमारे पास कुछ स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस में जैसे मान लो हमें इसमें वेक्टर दिया था, ये इस तरह था, दूसरा वेक्टर इस तरह था, और जब हम इसको ऐसे ड्रॉ करते थे तो हमारे पास इन दोनों वेक्टर में कुछ ना कुछ एंगल बनता था। जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे एंगल बन रहा है वेक्टर के साथ। अगर हम ऐसे बोल दें कि दोनों वेक्टर किसी सेम डायरेक्शन, जैसे पैरेललोग्राम लो कर देखें, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ पे हमारे पास ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी में ये एंगल थीटा। तो अगर इन दोनों में एंगल थीटा हो ही ना, थीटा अगर जीरो हो, मतलब कहने का मतलब है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, अगर वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में हो, वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में हो, तो दोनों में एंगल क्या होगा? जीरो होगा। थीटा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अगर दोनों में एंगल जीरो हो गया तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या था? आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमारे पास थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 0 होता है, तो ये पूरी टर्म कॉस 0 1 होता है हमारा, कॉस 0 1। तो फिर ये टर्म 0 नहीं होगी, ये होगी 2ab। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये अंदर फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर आ गया ए, इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए प्लस बी। सेकंड केस होगा अगर दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब अगर वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी इस तरफ है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। जैसे मान लो अगर ये वेक्टर ए होता और ये वेक्टर बी होता तो इसमें एंगल थीटा कुछ बन रहा था। अगर ये वेक्टर घूम के ऐसे आ जाए इस तरफ तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो थीटा हो गया 180 डिग्री। तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 होगा -1। तो ये हो गया आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो ये हो गया a माइनस बी। ये रिजल्टेंट कब होगा? जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक और केस है हमारा जब दोनों वेक्टर राइट एंगल पे हो, मतलब एक वेक्टर इस तरफ वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो उस केस में हमारे पास वेक्टर ये आर था हमारा, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारे पास आ गया 0। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर थीटा 90 है तो हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की वो होगी, रिजल्टेंट में क्या आया था? ये आया था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, और यहाँ से बी साइन 91 हो गया अपॉन ए
प्लस ये 0 था तो ये cos 90 0 प्लस ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया b/a। तो यहाँ से tan बीटा इक्वल टू b/a। अगर tan को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स b/a। इसके बाद देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशो 3:5। अब इसमें हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3:5। अगर मैग्नीट्यूड दिया होता जैसे फोर्स, पहली फोर्स है 10 न्यूटन, दूसरी फोर्स है 15 न्यूटन, तो उसको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। लेकिन इसमें हमें रेशो में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक फोर्स को 3x सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरी को 5x। तो हमारे पास जो पहली फोर्स होगी, या जैसे हमने ए बी cos थीटा किया था, तो हम पहली फोर्स, ये फोर्स है हमारी, इसको चाहे हम F1 भी जैसे हम रिप्रेजेंट करना चाहिए वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो फॉर्म रिजल्टेंट था वो हम इसको ऐसे लिख रहे थे, a² + b² + 2ab cos थीटा। मतलब हमारे पास दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, इसमें एंगल थीटा बन रहा था। तो वेक्टर ज़रूरी नहीं है ए बी लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास फोर्स के वेक्टर भी हो सकते हैं। एक हमारे पास फोर्स ये F1, दूसरी फोर्स F2। अगर एक फोर्स इस तरफ से लग रही है, एक फोर्स इस तरफ से लग रही है, जैसे मान लो हमने जो शिप वाला केस किया था उसमें वाटर इधर जा रहा था तो फोर्स लगा रहा होगा, इसमें वाटर इधर जा रहा था तो इधर वाटर इधर जा रहा, फोर्स इधर लग रही थी, इधर मोटर इधर फोर्स लगा रही थी बोट की। तो एक्चुअल में जो बोट थी गई किधर, इस तरफ, तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लगी। तो हमने क्या फाइंड करना, रिजल्टेंट। तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स। तो इसको हम बोल सकते हैं F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ऐसे हम यहाँ से मान लेते हैं F1, हमें रेशियो दिया हुआ है तो हम इसको F1 को 3x लेट कर लेते हैं, और फोर्स हमेशा न्यूटन में होती है, और हमें F2 हम लेट कर लेंगे 5x, ये भी न्यूटन में। गिव अ रिजल्टेंट, यहाँ पे रिजल्टेंट हमें पहले दिया हुआ है, रिजल्टेंट मीन्स ये इधर वाली साइड। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स दी हुई है कितनी, 35 न्यूटन। इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमें 60 डिग्री गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, दोनों फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें फोर्स मिल जाएगी। तो ये हम सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। F हमें दिया हुआ था कितना, 35 न्यूटन, ये हो गया 35, और यहाँ से F1 3x का स्क्वायर, F2 5x का स्क्वायर प्लस 2F1 मीन्स 3x, F2 मीन्स 5x इंटू यहाँ पे cos 60 डिग्री। 35 इक्वल टू, यहाँ आ गया 3x का स्क्वायर मीन्स 9x का स्क्वायर प्लस 25x का स्क्वायर प्लस 2 3 6 5 30x, और cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये इससे कैंसिल 15 पे। तो यहाँ से रह गया 35, 25 9 34 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 15x, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो गया 35 का स्क्वायर, और इधर आ गया 34x स्क्वायर प्लस 15x। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये 35 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे x और x ये स्क्वायर भी था। तो ये हमारे पास ये टोटल हो गया 25 9 34 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 34 और 15x स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 549, और ये 314, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ 49 का स्क्वायर सॉल्व कर देंगे तो आएगा 35, ये हो गया 7x, और x यहाँ से इधर जाएगा 35/7, और इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू 5 है तो हम फोर्स क्या लेट की थी, F1 को 3x, तो यहाँ से F1 की आ गई वैल्यू 3 × 5 मीन्स 15 न्यूटन,
और यहाँ से F2 हमने लेट किया था 5x, मतलब 5 × 5 25 न्यूटन। तो ये फोर्स हमें मिल गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस बार हमें फोर्स की वैल्यू दी हुई है। एक पार्टिकल है हमारे पास, जैसे ये पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, दूसरी फोर्स लग रही है 7 न्यूटन इसी पार्टिकल के ऊपर विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जैसे ये पार्टिकल था तो इसके ऊपर 5 न्यूटन लग रही थी, दूसरी फोर्स कितनी 7 न्यूटन। तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, इसकी लेंथ ऐसे ही रहने देंगे, इसको उठा के ऐसे रख सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, चाहे हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दें इसमें, या फिर हम इसको उठा के ऐसे, ये फोर्स F1 थी, इसको हमने यहाँ पे रखा, एंगल इसके मतलब पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब डायरेक्शन नहीं, एंगल चेंज नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसे ही उठा के रख सकते हैं। या फिर हम ट्रायंगल बना देते हैं या फिर पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे हमें बोला है कि एंगल कितना है इसमें 60 डिग्री, एंगल इसमें 60 डिग्री है। यहाँ से हम पैरेललोग्राम ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स। इस पार्टिकल पे एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है। अब एक्चुअल में पार्टिकल इधर जाएगा कि इधर जाएगा हमें पता नहीं लग रहा। तो एक्चुअल में पार्टिकल जाएगा किधर, इधर जाएगा। फोर्स इधर से भी लग रही थी, फोर्स इधर से भी लग रही थी, जाएगा किधर, इधर। तो ये जिस तरफ जाएगा वो उसकी रिजल्टेंट है। तो ये F1 है, ये हमारे पास है F2। हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, तो यहाँ से आ गया रिजल्टेंट फोर्स, ये हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और यहाँ से F1 की वैल्यू हम दी थी 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस F2 हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 7 × कॉस 60। यहाँ से 25 और ये हो गया 49 प्लस 2 5 ज़ा, ये कॉस 60 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 ज़ा 35 ये रह गया। 9 4 14 5 19 का 9, यहाँ पे 1 2 1 3 4 7 3 10 109। तो हमारे पास जो फोर्स आ गई 109 न्यूटन। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे ऐसे 109, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास इतना आएगा 10.44 न्यूटन। इतना तो आप कर लोगे, यहाँ से सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 km/h। एक मोटर बोट नॉर्थ की तरफ जा रही है। यहाँ पहले हम इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। जो मोटर बोट है नॉर्थ की तरफ जा रही है, इस तरफ, तो इस तरफ जा रही है, तो इसकी जो स्पीड हमें दी हुई है v1, ये हमें दी हुई है 25 km/h। एंड द वाटर current in the region is 10 km/h in the direction of 60 degree east of south। मतलब जो वाटर है, वाटर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब वाटर इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ, ईस्ट ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मीन्स यहाँ पे ये 60 डिग्री है, साउथ के 60 डिग्री, ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर बन रहा है ये 60 डिग्री, इसके बीच में फिर ये जो एंगल बचा कितना बचा 120 डिग्री। v1 हमें 25 किलोमीटर दिया था, और जो वाटर करंट था, मतलब पानी कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा था 10 km/h। तो हमें v2 दिया हुआ 10 km/h, और हमें पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? अब हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। जैसे हमारे पास दो वेक्टर होते थे तो हम क्या करते थे,
इसके पैरेलल एक ड्रॉ करते थे और इसके पैरेलल दूसरी ड्रॉ करते थे। तो यहाँ भी सेम हम यही करेंगे, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया और इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला जो कॉर्नर ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास आएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब इस पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी v1 स्क्वायर प्लस vt स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 120। हमने ये नहीं लेना 60 क्योंकि हमने दो वेक्टर के बीच वाला एंगल लेना है और इसके ऊपर रूट। v1 कितना दिया था 25 का स्क्वायर, v2 कितना दिया था 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 और cos 120 होता है हमारे पास -1/2। ये 25 का हो गया 625 और ये हो गया 100 और 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस आएगा 25 250 ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से 725 में से 250 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 में से 0 माइनस किए, ये हो गया 5 और 12 में से 5 7, यहाँ पे 6 2 4 475। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आएगा लगभग 21 पॉइंट समथिंग। तो ये 21.8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया था अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मोटर बोट इस तरफ चल रही